एशियन स्पेशल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान तलवार की धार पर चल रहा है। महंगाई और आर्थिक संकट के चलते पाकिस्तान के लोग गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन वहां के नेता मौज में हैं। पाकिस्तान में सत्ता मिलते ही नेता सरकारी खजाने को अपना समझकर इस्तेमाल करने लगते हैं। इमरान खान पर इन दिनों सरकारी तोहफों को सस्ते में खरीदकर उसे महंगी कीमत पर बेचने के केस में फंसे हुए हैं। जो विरोधी इमरान पर आरोप लगा रहे हैं, असल में वो खुद भी तोहफों की लूट में शामिल रहे हैं। इमरान ही नहीं, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने भी सरकारी तोहफों पर हाथ साफ किया है। पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान में तोहफों की लूट मची है। इमरान, नवाज और जरदारी सब ने अपनी झोली में तोहफे भरे। सरकारी तोहफों पर हाथ साफ करने वालों के कारण डूबा पाकिस्तान। कीमती तोहफों पर पाकिस्तान के नेताओं की गिद्ध दृष्टि। पाकिस्तान में इन दिनों सियासत के केंद्र में महंगे और बेशकीमती तोहफे, और इन्हीं कीमती तोहफों के चक्कर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल जाने की नौबत आ गई है। इमरान खान तोशाखाना केस में फंसे हुए हैं। उन पर पीएम रहते सरकारी तोहफे को सस्ती कीमत पर खरीदने और फिर महंगी कीमत पर बेचने का इल्जाम है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 2018 में कीमती तोहफ़े मौसूल हुए। सितंबर 2018 में इमरान खान को 10 करोड़ 9 लाख रुपए के कीमती तोहफ़े मौसूल हुए। रिकॉर्ड के मुताबिक उन तोहफ़े में 8 करोड़ 50 लाख की घड़ी भी शामिल है, जो 18 कैरेट सोने की बनी थी। इमरान खान ने इन तोहफ़े के 2 करोड़ 1 लाख 78 हज़ार रुपए तोशाखाना में जमा करवाकर तोहफ़े रख लिए। तोशाखाना केस पर हंगामे के बीच पाकिस्तान में एक दस्तावेज सार्वजनिक किया गया है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान को लूटने वालों में सिर्फ इमरान खान ही नहीं है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी हैं। रविवार को पाकिस्तान की सरकार ने तोशाखाने के तोहफों से जुड़ा रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। दस्तावेज में साल 2002 में अब तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दूसरे मंत्रियों को मिले सरकारी तोहफों का जिक्र है। लिस्ट के सार्वजनिक होने के बाद जिन नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों ने विदेशों से मिले गिफ्ट को सरकारी खजाने में हासिल किया था, वो सार्वजनिक हो गया है। लिस्ट के सामने आने के बाद खुलासा हुआ है कि नवाज शरीफ ने भी प्रधानमंत्री रहते सरकारी तोहफा खाना को लूटा था। आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ने कुल कितने की लूट की। उससे पहले समझ लीजिए कि तोशाखाना होता क्या है। पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकारी अधिकारियों को दूसरे देशों की सरकारों, राष्ट्राध्यक्षों या मेहमानों की ओर से मिले तोहफों को रखा जाता है। तोशाखाना का एक नियम है कि कोई भी नेता या मंत्री सस्ती कीमत पर सरकारी तोहफों को खरीद सकता है। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए तोशाखाना से कई महंगे तोहफे बेहद सस्ती कीमत पर खरीदे थे। 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने अप्रैल 2008 में तोहफे में मिली 42 लाख की कीमत की मर्सिडीज बेंज कार को सिर्फ 6,36,000 रुपए में पर्सनल इस्तेमाल के लिए खरीदा था। इसी तरह नवंबर 2013 में नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली 11 लाख कीमत की रोलेक्स घड़ी को सिर्फ 2,43,000 रुपए में खरीद लिया। साल 2016 में नवाज शरीफ ने 20 लाख की घड़ी, 1 करोड़ 95 लाख की अंगूठी और 1 करोड़ 60 लाख की कफलिंग्स को सिर्फ 76 लाख देकर खरीद लिया। नवाज शरीफ और उनके परिवार ने कई कीमती घड़ियां, अंगूठी सरकारी खजाने से सस्ती कीमत पर खरीदे थे। शहबाज सरकार के सहयोगी आसिफ अली जरदारी ने भी बहती गंगा में हाथ धोया था। राष्ट्रपति रहते हुए जरदारी ने भी तोशाखाना से कीमती तोहफों को बेहद सस्ती कीमत पर पर्सनल इस्तेमाल के लिए खरीदा था। साल 2009 में आसिफ अली जरदारी ने 57 लाख की BMW और 50 लाख की टोयोटा लेक्सस को महज 16 लाख रुपए देकर खरीद लिया। नवाज शरीफ की पार्टी और आसिफ अली जरदारी की पार्टी इन दिनों इमरान खान पर तोशाखाना केस को लेकर हमलावर है, लेकिन खुद उनके ही नेता सरकारी खजाने से रियायती दाम पर महंगे महंगे तोहफे अपनी झोली में भरकर अपने साथ ले जा चुके हैं। लेकिन इमरान खान तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो तोशाखाना से बेशकीमती तोहफे पहले सस्ती कीमत पर खरीदे, फिर उसे बेचकर मुनाफा तक कमा लिया। मतलब अपनी जेब भरने के लिए विदेशों से मिले तोहफों में ही खेल कर दिया। पीएम रहते हुए इमरान खान ने तोहफे में मिली कफलिंग, महंगा पेन, अंगूठी और 4 रोलेक्स घड़ियां तोशाखाना से सस्ते दाम पर खरीदी।
तोशाखाना से इमरान ने 2 करोड़ 15 लाख रुपए में गिफ्ट खरीदे और बाद में उन तोहफों को 5 करोड़ 80 लाख रुपए में बेच दिया। तोशाखाना से तोहफे खरीदने की लिस्ट सामने आने के बाद अब पाकिस्तान की जनता अपने ही मुल्क के नेताओं का मजाक बना रही है। ये तो सच है कि पाकिस्तान को उनके ही नेता खा गए। जो भी सत्ता पर आता है वो पहले लूटने में लग जाता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो या फिर इमरान खान। अब मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ का हाल तो पिछली सरकारों से भी बदतर है। करप्शन ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। इंडिया की निस्बत मैं आपको बताता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस ननकाना साहब, उसने ऐसे 2-2 हाथों से लूट रहे हैं। दुनिया में भ्रष्टाचार मापने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले बढ़ गया है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ने की एक बड़ी वजह है राजनीतिक अस्थिरता। पाकिस्तान में जो भी सत्ता में आता है उसकी पहली मंशा खजाने को लूटने में ही रहती है, न कि अपनी जनता की भलाई में। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। कंगाल पाकिस्तान हर रोज नई नई चुनौतियों का सामना करता है। पाकिस्तान के सामने अब स्ट्रीट क्राइम नया संकट बनकर खड़ा है। कराची, लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में क्राइम बढ़ रहा है। लूट और डकैती की वारदातें पुलिस की नींद उड़ा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि भुखमरी और बेरोजगारी की वजह से आम लोग भी अपराध करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में खतरा गृह युद्ध का भी बढ़ने लगा है। कंगाल पाकिस्तान का खराब टाइम। शहर शहर टेंशन बना स्ट्रीट क्राइम। सबको दिखा नाकामी का साइन। पाकिस्तान के हालात पटरी से उतर चुके हैं। कंगाली भुखमरी की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। आटे की लूट और लंबी लंबी कतारें तो पहले ही शर्मसार करा चुकी हैं, मगर अब सबसे बड़ी समस्या हर शहर में बढ़ रही लूट की वारदातें हैं। बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा लोग लूट खसूट में जुट गए हैं। सबसे ज्यादा लूट और डकैती से कराची की जनता परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले फरवरी में कराची में 7,000 से ज्यादा सड़क अपराध देखने को मिले हैं। 163 से ज्यादा कार चोरी जबकि 4,054 मोटरसाइकिल चोरी के मामले देखे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 326 मोटरसाइकिल बंदूक के दम पर लूटी गई हैं। लूटमार से बचने के लिए अब आम लोग हथियार लेकर चलने को मजबूर हैं। पाकिस्तान की तरह लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम की वजह से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया में भी लूट और डकैती के मामलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार बिगड़ी आर्थिक स्थिति के बाद सवाल अब ये उठने लगा है, क्या यहाँ अब गृह युद्ध की नौबत आ जाएगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गरीबी से परेशान कई आम पाकिस्तानी भी बंदूक उठाकर अपराध में शामिल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग या तो सरेआम लूट कर रहे हैं या बंदूक के दम पर लोगों से सामान छीन रहे हैं। पाकिस्तान हर मोर्चे पर पस्त हो रहा है। बढ़ते अपराध के बाद पुलिस भी परेशान है। कराची में क्राइम कंट्रोल में नाकामी की बात पुलिस के अफसर पहले ही मान चुके हैं। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक कई कदम उठाने के दावे भी किए गए, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। बढ़ते अपराध की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था है। इसीलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक भी उड़ रहा है। बीते दिनों इमरान खान ने भी इसका जिक्र किया था और शहबाज सरकार पर निशाना साधा था। इसे लेकर पाकिस्तान की आवाम भी परेशान है। पाकिस्तानी परेशान है और उनकी परेशानी का कोई समाधान भी नहीं मिल रहा। IMF ने भी कर्ज के लिए कई शर्तें रखी है जिनका पालन करना पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है। शहबाज शरीफ कई जगह कटोरा लेकर भीख मांगने जा चुके हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल रही। पिछले हफ्ते IMF से लोन मिलने की उम्मीद थी, मगर नया हफ्ता शुरू होने पर भी हाथ खाली ही हैं। ऐसे में पाकिस्तान में ब्लेम गेम भी हावी है। सवाल उठाने वालों की पाकिस्तान में कमी नहीं है, लेकिन संकट से मुल्क को कौन बाहर निकालेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की जनता भी इन हालात के लिए देश के राजनेताओं को कोस रही है, मगर असल चुनौती तो लगातार बढ़ते अपराध को रोकने की ही है। सवाल ये है कि आखिर कैसे हालात पर काबू पाया जाएगा और कैसे पाकिस्तान को गृह युद्ध से बचाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।
और देश हित में अब बात करते हैं समंदर में बढ़ती भारत की ताकत की। भारतीय नौसेना अपनी ताकत में और इजाफा करने जा रही है। नौसेना अपने जंगी जहाजों के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का ऑर्डर देने जा रही है। इन मिसाइलों को समंदर में फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। ब्रह्मोस से बढ़ेगी चीन की टेंशन। चीन चित, पाकिस्तान परेशान। नौसेना के बेड़े में ब्रह्मोस सुपरसोनिक। दुश्मनों के खिलाफ ब्रह्मोस कवच। भारतीय सेना लेह लद्दाख से लेकर समंदर तक चीन की हर चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। और अब भारतीय नौसेना ने एक फैसले से चीन की टेंशन बढ़ा दी है। समंदर में चीन को जवाब देने के लिए नौसेना अपने बेड़े में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल को तैनात करने जा रही है और यह है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारतीय नौसेना जल्द ही 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का ऑर्डर देने जा रही है, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। आज तक कोई ऐसी मिसाइल बनी नहीं है सुपरसोनिक जो ब्रह्मोस का मुकाबला कर सके और ब्रह्मोस को इसको मार गिराए। तो ये जब भी लॉन्च होगी तो आप ये समझ लीजिए जिस भी टारगेट के ऊपर लॉन्च होगी, जिस भी जहाज के ऊपर लॉन्च होगी, वो जहाज का नष्ट होना, तबाह होना बिल्कुल वो लिखा हुआ है। तो इसीलिए भारत जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है अपनी नौसेना को दे रहा है। इससे जो चीन के जो जहाज इंडियन ओशन रीजन के अंदर बार बार इधर गश्त लगाते जाते हैं, कभी वो अपना स्पाई शिप भेजता है, कभी वो अपने और दूसरे जहाज भेजता है, वो अपने अब इससे भारतीय नौसेना से डर के रहेंगे। इन 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को समुद्री बल के सभी फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा और जल्द ही इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस एंटी शिप और अटैक ऑपरेशन में काम आने वाला अहम हथियार है। हाल में एक अरब सागर में फ्रंटलाइन युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया था। समंदर में दुश्मनों से निपटने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना का अहम हथियार है। भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाता है। इन मिसाइलों को जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों या जमीनी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में इस मिसाइल की मारक क्षमता में इजाफा किया गया है। इसकी स्ट्राइक रेंज को 290 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर से ज्यादा की गई है। मिसाइल सिस्टम में स्वदेशी सामग्री को भी बढ़ाया गया है। वहीं भारतीय उद्योग और निर्माताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उसके कई सिस्टम को उन्नत और स्वदेशी बनाया गया है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को खरीदने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे रक्षा मंत्रालय से भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल में शुमार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज के युद्धपोतों पर तैनात होने से नौसेना की ताकत में और इजाफा होगा। भारतीय नौसेना अपने लगभग सभी डिस्ट्रॉयर्स और कई फ्रिगेट्स को ब्रह्मोस से लैस कर चुकी है। नई ब्रह्मोस मिसाइलों से नौसेना बाकी बचे हुए फ्रिगेट्स को ब्रह्मोस से लैस करेगी और अपने मिसाइल के शस्त्रागार को बढ़ाएगी। लेकिन ब्रह्मोस की असली ताकत नौसेना को तब मिलेगी जब स्वदेशी सबमरीन्स में ब्रह्मोस को फिट किया जाएगा और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
और आइए अब आपको ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की खूबियों के बारे में बताते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। ये चलते हुए भी टारगेट को मार सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलकर दुश्मन को मार गिरा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के रडार को आसानी से धोखा दे सकती है। तो भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन, गौरवान्वित कर देने वाला पल, 2 ऑस्कर्स भारत ने अपने नाम किए हैं। अब आपको इन्हीं से जुड़ी कुछ खास जानकारी भी देते हैं। बात अगर नाटो नाटो गाने की जाए, इतिहास रचने वाले इस गाने के शब्द का हिंदी में मतलब होता है नाचना, जबकि कन्नड़ में हल्ली नातू और तमिल में नट्टू कुथू। इस सुपरहिट गाने के म्यूजिक कंपोजर है MM कीरवानी। नाटू नाटू गाने को आवाज दी है काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने, जबकि प्रेम रक्षित ने इस गाने को खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया। अब आपको बताते हैं कि गाने की शूटिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में हुई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी एक एक्टर रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं कि ऑस्कर अवार्ड हैं क्या, क्यों इन्हें इतना बड़ा सम्मान माना जाता है। ऑस्कर अकेडमी पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसे अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस फिल्म जगत को सम्मानित करने के लिए देती है। इनकी शुरुआत 1929 में हुई थी। पहले ये अवार्ड अकेडमी अवार्ड्स के नाम से जाने जाते थे। ऑस्कर प्रतिमाओं को ठोस कांसे में ढाला जाता था, फिर 24 कैरेट सोने में चढ़ाया जाता है। तो आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, खुशियों भरा रहा। आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर देश हित में आपको दिखाएं। उमेश पाल हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी पुलिस से आंख मिचौली खेलने की कोशिश करने वाले फरार शूटरों की नींद उड़ गई है। दरअसल यूपी STF ने शूटरों को दबोचने के लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अपराधियों के दिन लदने वाले हैं। इस बीच माफिया अतीक का गुर्गा बल्ली पंडित भी पुलिस को कई भेद बता चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए। STF का नया प्लान, माफिया परेशान। सरेंडर से पहले अरेस्ट, खेल हो गया खत्म। शूटरों को लगा डर, कितना भागोगे। अठारह दिन से योगी की टीम यानी यूपी पुलिस और STF प्रयागराज के पापियों को चुन चुन कर पकड़ने की कोशिश कर रही है, चाहे जिंदा हो या फिर। प्रयागराज के कई पापी फरार हैं। यूपी के CM योगी मिट्टी में मिलाने का प्रण कर चुके हैं, इसलिए यूपी पुलिस अब शूटर्स की तलाश में नई रणनीति पर काम करने वाली है। आरोपियों के आत्मसमर्पण से पहले गिरफ्तार करने के लिए सारी कोशिशें की जाएंगी। अदालतों के बाहर STF की टीम तैनात रहेगी, ताकि आरोपियों के अदालत पहुंचने से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इतना ही नहीं, पुलिस की नजर उन लोगों पर भी है जो आरोपियों को सरेंडर करने में मदद कर सकते हैं। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि माफियाओं की अब खैर नहीं है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस केस में यूपी पुलिस का एक्शन देखिए। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े 2 और संदिग्धों को STF ने उठा लिया है। अब इनसे सवाल किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के व्हाट्सएप ग्रुप शेर अतीक में ये लोग जुड़े हुए थे। असद इस ग्रुप का एडमिन था। इसमें 14 जिले के 56 लोग जुड़े थे और आपस में संदेशों का आदान प्रदान कर रहे थे। देर शाम पुलिस सिहोरी से अबू जैद और राला से कादिर को हिरासत में लेकर प्रयागराज रवाना हो गई है। आपको बता दें कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कई नई थ्योरियां सामने आ रही हैं। प्रयागराज शूटआउट से जुड़ी CCTV की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। हत्याकांड से 5 दिन पहले अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और प्रयागराज शूटआउट का आरोपी शूटर साबिर एक साथ जाते दिख रहे हैं।
दरअसल ये दोनों कुछ लोगों के साथ प्रयागराज में ही अतीक अहमद के करीबी सुधांशु त्रिपाठी उर्फ बल्ली पंडित के घर जा रहे थे। बल्ली पंडित अतीक गैंग का कुख्यात सदस्य है। उमेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और बल्ली को प्रयागराज में उसके करबला वाले मकान से पूछताछ के लिए उठा लिया। इसके बाद ही शुरू हुआ बल्ली का कबूलनामा, वो कबूलनामा जिसकी मदद से यूपी पुलिस इस केस को सुलझाने में कामयाब हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बल्ली ने पुलिस के सामने कई अहम राज खोले हैं। बल्ली के सवालों के दौरान यूपी एसटीएफ को पता चला कि इस केस के तार लखनऊ से जुड़े हैं और उमेश पाल मर्डर केस में लखनऊ के एक बिल्डर का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल्डर ने उमेश पाल की हत्या को फाइनेंस किया और इसने अतीक के बेटे को 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। यानी 24 फरवरी को उमेश पाल को 13 शूटर्स ने मिलकर जो 7 गोलियां दागी, उन गोलियों की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। हालांकि बल्ली का खुलासा उमेश पाल मर्डर की साजिश का एक हिस्सा है। अब बल्ली के बयान के आधार पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और इस केस से जुड़े कुछ और लोगों की गिरफ्तारी मुमकिन होगी। पुलिस ये पता करेगी कि आखिर लखनऊ का बिल्डर उमेश पाल का दुश्मन क्यों बना। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उमेश की हत्या के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए गए। लखनऊ के बिल्डर और अतीक गैंग के बीच क्या संबंध है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के लिए फेस टाइम ऐप का इस्तेमाल किया गया था। गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद उसका भाई अशरफ फेस टाइम पर संपर्क में थे। बहरहाल बल्ली के बारे में यूपी पुलिस बयान देने से परहेज कर रही है। कोशिश ये है कि 17 दिन पहले हुए इस मर्डर केस की एक कड़ियों को जोड़ा जाए और इसके बाद केस की साजिश का खुलासा हो। फिलहाल यूपी पुलिस समेत अलग अलग जांच एजेंसियां सबूत इकट्ठा करने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं के दिन अब लदने वाले हैं। कार्रवाई की तैयारी है और इस खबर से जुड़ी जानकारी आगे भी आपको पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल देश हित में इतना ही।